Jai Hind and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. India, China and the story of Galwan. Lot many stories. काफी ज्यादा versions हैं. गलवान में हुआ क्या था? कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम के साथ actually what happened in that dead of night. उस स्टोरी को सुनाने के लिए और उसके थोड़े से डिटेल्स बताने के लिए हमारे पास हैं कमांडर संदीप धवन. Sir, thank you so much. Our third interaction on the show, but Galwan की story and a story of a soldier at war. It should be very interesting, sir. यस आदि, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एक तो आपके प्लेटफॉर्म पे आके बहुत मजा आता है और हमेशा ही यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल वीडियोस निकले हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो कि आपको 10 बड़े जो जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के, उसमें आपका नाम आया है. So it is an honor for us also that we are interacting with you. तो यस, गलवान की जो पूरी घटनाक्रम है, जो पूरी स्टोरी जो है, ये कहीं मेरे दिल को छू गई. ओके, इसके पहले मैं चाइना के बारे में लिखता था, लेकिन अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं लिखता था. लेकिन जो उनकी जो ये दोगलापन और जो उनकी जो ट्रेचरी, अनएथिकल प्रैक्टिस जो सामने आई इस घटनाक्रम के बाद, उसने पूरा मेरा उनके बारे में जो थिंकिंग थी उसको मजबूत कर दिया और मैं उनके बारे में खुल के बोलने लगा. उसके पहले मैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट थी, सब मिलजुल के रहना चाहते थे. हमारे कंट्री के आसपास किसी भी कंट्री को भारत कभी परेशान नहीं करता है. तो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. तो इसलिए मैं भी उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलता था. लेकिन अगर आप उसके बाद के जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनके बारे में अगर आप कभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज्यादा मेरे को, और मेरे को ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे भारतीयों को उनसे एकदम से आप कह लीजिए एक तरह की नफरत सी हो गई. नॉट चीनी लोगों से नहीं, बल्कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके लोगों से ये इस तरह का घटनाक्रम चला. अब गलवान की बात आती है तो इसके ऊपर एक मैंने आर्टिकल लिखा था, व्हेन द हंटर्स बिकेम द हंटेड, द गलवान वैलर. मतलब कि गलवान का जो बलवान था, जब उसने अपने ही शिकारी को शिकार बनाया, और ये लाखों की संख्या में इसको पढ़ा गया. मतलब एक तरह का इतिहास है. अगर पिछले दिनों मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो ट्वीट के ऊपर ही 10,000 लोगों ने उसको पढ़ लिया. तो जस्ट इमेजिन करिए कि जब इसको 2020 में इसको पढ़ा गया होगा तो कितने लोगों ने इसके पीडीएफ बना बना के मूव हो रहे थे, जो मेरे को भी वापस अपने पास आए. तो इस तरह का था. तो ये एक भारतीय दिल को ये एक पूरी घटनाक्रम जो थी ये छू गई कि ये कैसे कर दिया ये चीन ने, इतना बड़ा विश्वासघात. और ये आप अगर देखें तो ये चीन की फितरत ही है कि जब भी उनके कोई नेता हिंदुस्तान आते हैं, भारत आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं, उसके दौरान कोई ना कोई वो घटना जरूर करते हैं, जैसे कि अपने को दिखाने के लिए कि हम बहुत सुपीरियर हैं आपसे. इस तरह की बात हमेशा रही है. सो ये एक मेरा मोटिव था, मेरा एक मुद्दा था ये, कि इस बात को भारतीय पब्लिक के सामने लाया जाए, इंडियन पब्लिक के सामने लाया जाए, उनको बताई जाए. हालांकि अभी तक पूरे जो तथ्य जो हैं, पूरे फैक्ट्स जो हैं, वो अभी तक सामने 100% नहीं आए और वो कभी भी नहीं आएंगे. तो ये जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें आज हम करेंगे, ये कुछ कुछ पब्लिकली नोन चीजें हैं. बट पब्लिकली नोन भी चीजें इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी विश्वसनीय सूत्र से, किसी जगह से उनको पता लगा है, और वही घटनाक्रम जो है मेरे को भी उसी तरीके से पता लगा है. क्योंकि ना हम थे ना आप थे वहां पे, और वहां पे क्या हुआ केवल वो 300 लोगों को पता है. ठीक है, तो इसके साथ बात को आगे बढ़ाते हैं. श्योर सर. सबसे पहले तो सर गलवान
का नाम किसी ने नहीं सुना था, बाकी सब तो हाँ ठीक है। जी। यू नो दिस नाउ इज बिकम अ, बोलते हैं ना, हाउस होल्ड नेम है ये तो, अभी हर किसी का पता है, गलवान यस घाटी सबको पता है सर। यस 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 आई यस। मीन ये चाइना स्टैंड ऑफ होने के बाद जो इंटरेस्ट लोगों का जगा है, मैं भी आई वुड लाइक टू कन्फेस सर, मेरा जो चैनल खुला था इज बिकॉज जिस तरह से चाइना इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को मिसरिप्रेजेंट किया था हमारी मीडिया ने, एंड नेशनल हम्म। मीडिया ने जिस तरह से उसका एक इफ आई में हलवा बनाया था, नो फैक्ट्स नो फिक्शन, हर कोई फिंगर 1 2 3 4 का चैंपियन हो गया था, हर किसी को पता था क्या डिफरेंस है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा है, सब कुछ पता चल गया था। तो फॉर मी, हाँ। मैंने बोला यार ये ठीक नहीं है, यू नो देयर हैज टू बी, जो लोगों ने वहां पर रहे हैं, जो लोगों ने चाइनीज की आंख में आंख डाल के देखा है, उनसे सुनना चाहिए। जो फोर्सेस हम्म। वाले लोग हैं, जिनको पता होता है आसपास क्या हो रहा है, ठीक है जी, आई मीन यस हमारे आर्म फोर्सेस गाइज आर अवेयर सर, जो मर्जी आप सर्विस में हो, उनको पता होता है क्या हो रहा है, व्हाट इज द गेम, यस। उनसे पूछते हैं। सो दैट्स हाउ दिस चैनल आल्सो स्टार्टेड सर। सो गलवान हैज ओके। एक्चुअली प्लेड अ बिग रोल इन माय लाइफ एज वेल सर, सो इट चेंज्ड मेरा परसेप्शन भी टुवर्ड्स दिस एंटायर थिंग। तो थैंक यू फॉर दैट। हाँ। बट सर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बिकॉज ये दिस इज अ ड्रेडफुल नाइट का स्टोरी, स्टोरी हमेशा नाइट से स्टार्ट सी होती है, आई जैसे आई विल। ये पहले से है। हाँ। अ, हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा उससे पहले जाते हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये शुरुआत अभी से नहीं है। ये जब से क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया है, ये स्टोरी तो तब से चल रही है। ठीक है, लेकिन इतना पीछे नहीं जाएंगे, और हम लोग जाते हैं जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। ठीक है, तो इसको मैंने एक नाम दिया है, जिसको मैं कहता हूं एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। तो हम्म, हर कंट्री जो है, हर देश जो है, एक छोटा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करती है कभी कभी, और एक माइनर शिफ्ट करती है जो कि 10 15 20 सालों में आता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। ये हम्म, एक भारत के हिसाब से एक मेजर। तो हम लोग इसको शिफ्ट करने के बाद, ये कदम लेने के बाद, हम लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। बट ये सब की, हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक गुरु हैं, सबकी ये गलती रही कि चीन की तरफ किसी ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया कि ये इसके बाद चीन क्या करेगा। और चीन जो है एक बहुत ही विंडिक्टिव, मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि खुंदकी जिसको कहते हैं, एक कंट्री है, स्पेशली अंडर कम्युनिस्ट पार्टी, जो जब आप चाहे 62 की बात ले लीजिए माओ के अंडर में, चाहे अभी ले लीजिए, इनका एक है पनिश इंडिया। ओके, तो इवन 62 में भी कि भारत को लाइन पे लाइए, इसको इसकी औकात दिखाइए, ये उस समय भी किया था। और यही कार्यक्रम इन्होंने गलवान के समय, जब हिंदुस्तान ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया, क्योंकि वो उसको उस धरती को, जो कि एक्चुअली उनकी भी नहीं है, अगर आप तिब्बत की बात करें, वो उनकी भी नहीं है, वो उन्होंने भी ऑक्यूपाई की हुई है। तो अगर मामला बनता है डिस्प्यूट का, तो ये तिब्बत और भारत के बीच में बनता है, चाइना की तो इसमें स्टोरी ही नहीं। फिर भी ये इस बात के ऊपर उन्होंने अ, एक ही बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज है, बहुत सारे कारण हैं जो कि उन्होंने स्टेप लिया। उनकी इकोनॉमी डोल ट्रम्स में थी, हिली हुई थी। उनके का ग्रोथ रेट जो था पिछले 3 डिकेड में सबसे लो चल रहा था। तो एक कहावत कही गई है कि भाई, अगर आप देश प्रेम किसी में उमाड़ लें, ओके, अगर तो एक घटिया आदमी की सोच को अगर आपने बदलना है, तो उसमें अंदर आप देश प्रेम बढ़ा दें, तो वो अपनी सोच को शायद भूल जाएगा, और देश प्रेम की तरफ बढ़ जाएगा। हम्म, तो ये एक बहुत बड़े आदमी ने, एक बहुत बड़े सज्जन ने ये बात कही थी। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे रिपीट की कि उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया था अपनी पब्लिक को बताने के लिए, चीनी जो सिटीजन हैं उनको बताने के लिए। तो उन्होंने ये एक मुद्दा रखा कि भाई, आप तो अभी तक कह रहे थे कि लद्दाख तो हमारा है,
अभी तो इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उन्होंने उसको पूरे सब जगह को डिवाइड कर दिया। तो एक मुद्दा उनके पास ये था कि आप पनिश करिए इंडिया को। एक उसके दो पहलू होंगे, एक तो इंडिया को आप दिखाएंगे कि आप क्या चीज हैं, और एक अपनी पब्लिक को आप दिखाएंगे कि आप उनके सामने आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई। तो ये करते कराते, और ये हमारी गलती रही है कि हमने ध्यान नहीं दिया, और ये लोग जो थे धीमे धीमे देवर मूविंग है। बट कमिंग टू क्लोजर टू द डेट ऑफ 15 जून, तो उस समय इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टेम्परेरी अपने शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए, टेम्परेरी ये कर दिया, फिर उसको रिमूव करते थे। तो ये बात 14 तारीख जून को भी हुई, और उसमें इन्होंने रिमूव किया। लेकिन जब 15 तारीख को यहाँ खबर आई कि फिर से बन गया है, सही एक और शेल्टर बन गया है। तो ये चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए जब हमारे कर्नल बाबू वहां पहुंचे, एक अपनी छोटी सी टीम को लेके, तो केवल 35 के आसपास लोग थे, 30-35 लोग थे, और ये पहुंचे वहां पे उस समय। अब ये कंफर्म भी नहीं है कि इन्होंने, उसके पहले एक और टीम गई थी जिसके 2 जवानों को इन्होंने पकड़ लिया था हमारे हिंदुस्तान के। ये अनकंफर्ट कंफर्म न्यूज है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। तो बात ये थी कि अगर सीओ साहब गए हैं यूनिट के, तो ये एक तो कहते थे कि इसको नेगोशिएट के लिए करने गए थे कि भाई आपने इसे कैसे पकड़ लिया, या केवल इंस्पेक्शन के लिए गए थे कि ये हटाया गया है टेंट कि नहीं हटाया गया है, नहीं कह सकते। अब इसमें मुद्दा आता है कि पीछे से जो वहां के एक तो जिसको कहते हैं सीएमसी, ओके, कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कमीशन, ओके, उसमें 7 लोग होते हैं, जिसमें एक शी जिनपिंग तो टॉप पे होती हैं, उनके नीचे 6 जनरल्स या एडमिरल्स या एयर मार्शल वगैरह, सब मार्शल्स वगैरह होते हैं। तो वो उसमें जो टॉप के उनके थे, जिनका नाम है जैंग यूशिया, ये मेरे को पढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़े अजीब से नाम है। हाँ तो जी। ये जो थे, ये उसके वाइस चेयरमैन थे उस समय भी। इन्होंने, और मजे की बात यह है कि 72 ईयर्स के हुए हैं अभी, और 68 की एज पे किसी भी आप कमीशन में, किसी भी पॉलिट ब्यूरो में, कहीं पे भी रह नहीं सकते। जैसे वो शी जिनपिंग ने खुद भी अपना एक तोड़ दिया उस बात को। एनीवेज, तो ये इनके बीच में और शी जिनपिंग पे बीच में ये एक समझौता टाइप का कह लीजिए हुआ कि आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, आप इसमें इंडिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो उस समय के जो इनके वेस्टर्न थिएटर कमांड है, अब जो चाइना है, ये अलग अलग थिएटर कमांड्स के बीच में बटा हुआ है। तो उसमें जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, वो जो कि इनकी मिलिट्री का, वो भारत के साथ उसकी सीमा जुड़ती है। तो उसमें थे, उसके कमांडर थे जाओ यो क्वा, ओके, योंकी, सॉरी। सो वो थे वहां पे, और इनको आदेश दिया गया कि आप ये ऐसे एग्जीक्यूट करें। इन्होंने जो था वहां के जो नॉर्मल जो चाइनीज सोल्जर्स थे, जो पीएलए के सोल्जर्स थे, उनको बैक बैकिंग के लिए रखा, और नए जो थे सोल्जर्स को बाहर से लाया गया, जो कि बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ आए थे, पूरी ब्रीफिंग के साथ आए थे। और क्योंकि हमारे भी समझौता था कि कोई वहां पे गोली नहीं चलेगी, कोई किसी तरह का कोई हथियार नहीं लेके आएगा, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं होंगे। तो ये पूरी प्रिपरेशन आपने देखा ही होगा, बहुत सारी पिक्चर्स फ्लोट कर रही थी कि कैसे वो बार्ब वायर के और क्लब्स के ऊपर लगा लगा के वो सब लेके आए थे, और किसी पे नेल्स लगे हुए थे, कोई तो जिससे कि आपने समझौता भी नहीं तोड़ा, लेकिन आपने मारने की पूरी तैयारी कर ली। तो जब कर्नल बाबू वहां पे पहुंचे हैं और इन्होंने उस जगह इंस्पेक्शन किया है, नाउ या तो ये इंस्पेक्शन था कि आप अपने ये हटाइए जो आपने टेंट लगाया हुआ है, या ये था कि ये जो 2 सोल्जर्स हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, शायद उनको निगोशिएट करने के लिए था। मोस्ट प्रोबेबली ये
पूरा एक षड्यंत्र जो रचा गया था कि किसी तरह से सीओ साहब को वहां पे लाया जाए, और सीओ साहब को लाने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई। और क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये सीओ साहब को आपको टारगेट करना है। तो जब वहां पे कर्नल बाबू पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ और उन्होंने ये पूछताछ शुरू की है, तो ये जो सोल्जर्स है इनको इमीडिएटली हमारे सोल्जर्स ने, हमारे जवानों ने पहचान लिया कि ये तो वो लोग नहीं है, क्योंकि इनसे तो रोज इंटरेक्शन होता था। ये इनकी शक्लें भी जानते थे और इनको पहचानते थे। तो इन्होंने इमीडिएटली पहचान लिया कि ये लोग वो नहीं है। तो इसको देखते हुए फिर भी कर्नल बाबू ने आप लोगों को कहा कि ये अपना जो आपका टेंट है या जो हमारे सोल्जर्स हैं, आप उनको रिलीज करिए, आपने इलीगली उनको कैसे पकड़ा हुआ है। उसमें वो लोग अग्रेसिव हो गए, धक्का मुक्की शुरू हुई, कुछ पथराव शुरू हुआ, स्टोन पेल्टिंग। फिर उसके बाद मेन आइडिया था कि कर्नल बाबू को टारगेट करना है। और मजे की चीज ये है कि उस समय एक उनके ब्रिगेडियर इक्विवेलेंट, ओके ना, वहां पे ब्रिगेडियर नहीं होते तो वो उनको कहते हैं सीनियर कर्नल। तो इंडिया में ब्रिगेडियर होते हैं, उनके वहां पे सीनियर कर्नल जो थे वो भी आए हुए थे। ठीक है। और ये वो वाले कर्नल नहीं है जो कि उस यूनिट को कमांड कर रहे थे, बल्कि ये कोई नए कर्नल थे। तो इस पथराव में, इस वैली में पहले कर्नल बाबू घायल होते, वो उन सीनियर कर्नल को पत्थर या कुछ भी लगा और वो वहां पे लुढ़क गए। ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं है। तो एक ब्रिगेडियर इक्विवेलेंट जो थे, और उसी समय, वो लगभग उसी समय कर्नल बाबू को भी या तो कोई पत्थर लगा या उनके को क्लब से या वो जो नेल से लगे हुए वो डंडे थे या उससे मारा गया, और या वो स्लिप हुए और उनके बेसिकली उनके सिर पे चोट लगी थी, और जिससे वो और दो जो हमारे जवान थे वो उन्होंने उस समय वहां पे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। तो ये देखते हुए क्या कहते, इमीडिएटली जो हमारे जवान थे ये उन्होंने उनको रिट्रीव किया, वापस गए। और तो ये 3 बार का घटनाक्रम है, ये याद रखिए आप। ये एक बार में नहीं हुआ है और ये एक ही जगह पे नहीं हुआ है, ये बहुत खुले एरिया में, जहां पे ये मेरे ख्याल से मैं स्पेल उसको प्रोनाउंस ठीक से करूंगी, शेलॉक एक रिवर है और गलवान रिवर, ये यहाँ पे मिल, ये शेलॉक रिवर से गलवान रिवर जो है निकलती है। और तो ये गलवान की वैली में हुआ, लेकिन ये उससे ट्रिब्यूटरी जो निकल रही है उसके आसपास कहीं पे हुआ। नाउ अलग अलग पॉकेट्स में ये टोटल घटनाक्रम जो हुआ था। इसके बाद जब ये इन्होंने रिट्रीव किया है और वापस कुछ हमारे जो जवान थे उन्होंने जाके घटनाक्रम को बताया, तो उसके बाद जो 2IC थे और उनके नीचे के ऑफिसर्स थे, ये लोग वहां पे तुरंत चल दिए। थोड़ी संख्या ज्यादा हो गई इस बार उनकी, क्योंकि चाइनीज जो थे बहुत बड़ी संख्या में थे और वो प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे। अगर आप देखें कि भारत ने एक भी वीडियो अभी तक रिलीज नहीं किया है, जबकि चीनियों ने बहुत सारी फोटोग्राफ, बहुत सारे नकली वीडियो भी रिलीज किए हैं, बहुत सारे नकली फोटोग्राफ भी रिलीज किए हैं, जिसमें कुछ एक्टर्स को पाकिस्तान से पकड़ के लाए, कहां से पकड़ के लाए हैं उन्होंने किए हैं, लेकिन काफी फोटोग्राफ्स भी रिलीज किए, जिसका मतलब था वो तैयार थे अपने कैमरास के साथ अपने पूरे घटनाक्रम को। अच्छा, इस बीच ऊपर से एक जो यूएवी था, ये पूरी घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा था। तो और उसको ट्रांसमिट किया जा रहा था बीजिंग में, और जो इनके थिएटर कमांड के कमांडर थे योंग शी को, और ये सब घटनाक्रम को देख रहे थे और वहां से डायरेक्ट कर रहे थे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसी बीच तो ये सेकंड वाले में क्या हुआ कि जो कि मेजर जिसमें हमारी लड़ाई हुई है, उसमें करीब काफी सारे घातक कमांडोज भी आ गए, जो कि 16
हर इन्फेंट्री बटालियन के साथ, हर इन्फेंट्री के साथ घातक की एक टीम होती है जो 20 से 30 उसमें हमारे कमांडोज होते हैं। और ये लोग आ गए, और उसके बाद वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं थे, तो पत्थर से लेकर जिससे भी, और या आपने उनके उनके ही जो क्लब्स थे, उनके ही बनाए हुए जो हथियार थे, उनको छीना और उनको मारना शुरू किया। उसमें एक नाम जो मैंने पहले रिलीज नहीं किया था, अभी भी नहीं कहना चाहूंगा। तो एक घातक जो थे, उनका नाम बहुत आगे बढ़ चल के आता है। मैं नाम इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत सारे हमारे जवानों ने बहुत ज्यादा उस समय बहादुरी का जज्बा दिखाया। तो अगर किसी का नाम रह गया तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि किसी की स्टोरी बाहर आई है और शायद किसी की नहीं आई है या नहीं पता लग पाई है, हो सकता है उसने भी बहुत मारे हो। लेकिन इन जवान ने, इन इस घातक ने 12 लोगों को अकेले मारा। ओके। और मारते मारते भी जब वो स्लिप कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द जो डेथ जो हुई है एक्चुअली, वो नीचे वैली में गिरने से, या बिल्कुल ठंडे पानी में जो कि माइनस कितने डिग्री, 5-10 डिग्री 15 डिग्री पे चल रहा होगा, उसमें गिरने से हुई। ठीक है। तो ये जो घातक थे, जब ये गिर रहे थे या इनको गिराया जा रहा था, तो इन्होंने 4 चीनी जवानों को पकड़ लिया और उनको लेते हुए नीचे गिरे। ठीक है। लेकिन मजे की बात, ये गिरे नहीं, फिर भी वो 4 नीचे चले गए, और ये एक जगह पे गिरे जो कि बहुत ज्यादा नीची नहीं थी, और उसको पकड़ के इन्होंने अपनी पगड़ी से वहां से एक रस्सी टाइप की बनाई, ऊपर वापस आए, और उसके बाद फिर से इन्होंने मारना शुरू किया। लेकिन पीछे से एक चीनी ने उस समय इनके ऊपर हमला किया और बैकस्टैब किया इनको, और सामने से मारने की हिम्मत नहीं थी, तो पीछे से वार किया, और उसमें ये बुरी तरह से घायल हुए, और इन्होंने जो किल्ड इन एक्शन कहते हैं, उनको वो प्राप्ति हुई। तो ये दूसरा घटनाक्रम हुआ। इसके बाद तीसरा, जब बिल्कुल शिथिल हो गए, तो ये 5 बजे, 9 बजे और 11 बजे फिर से एक तीसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें और लोग बैकअप से आए, और उसमें फिर से लड़ाई शुरू हुई। अब इस वाले में, 11 बजे वाले में क्या हुआ कि सब लोग शिथिल पड़ गए थे बिल्कुल, क्योंकि इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे इतनी एनर्जी आप लगाएंगे अगर, तो इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो उसमें जो थे चीनी, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में थे, बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए थे, ये अपने कैंप की तरफ भागना शुरू किया। तो उसमें हमारे 2 मेजर, 2 कैप्टन और 4 जवान, 10 जो लोग थे, इन्होंने उनके पीछे भागना शुरू किया। तो जो आप स्टोरी सुनते हैं कि 10 लोग हमारे पकड़ लिए गए थे, तो ये ऐसे नहीं पकड़ के यहां से पकड़ के ले गए थे। ये क्योंकि उनको पीछे भागते हुए लोग, दौड़ाते हुए और मारते हुए उनको लेके गए, तो वो भागे अपनी जान बचाने के लिए, कायर चीनी। और वहां पे जाके फिर से जो बैकअप टीम थी उनकी, उसने इनको कैप्चर कर लिया। और ये भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़े दिल वाले थे कि उन्होंने अगले दिन छोड़ दिया इनको, 10 लोगों को, हमारे जवानों को। हमने भी इनके 16 जो उनकी जो लाशें थी इनके जवानों की, उनको वापस किया। और हमारे पास भी इनके बहुत सारे जवान जो थे, बंदी बने हुए थे, वो भी हमने इनके वापस किए अगले दिन इन एक्सचेंज। तो ये एक पूरा घटनाक्रम है। अब मैं नहीं कह सकता कि ये 100% करेक्ट है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा सच्चाई है। लेकिन तो ये जो घटनाक्रम, जब वहां पे बीजिंग में इनके बड़े बड़े अफसर और इनके जो थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधिकारी जब देख रहे थे, तो उनके जो दिल थे वो दहल गए। उन्होंने ऐसा आक्रमण, ऐसा मतलब देखा ही नहीं था उनके मैं शब्द नहीं यूज कर सकता कि उनकी क्या हालत हुई वहां पे। इनफैक्ट ये जोंगशी जो थे, ये रिटायर हुए दिसंबर में। और तो भारत सोचा कि शायद इनको रिप्लेस कर दिया, कि रिटायर हुए थे, तो ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। और उनकी जगह जो 2 उसके बाद कमांडर आए, इतना प्रेशर था वहां पे उनके ऊपर कि विद इन
विद इन 7 months और सो, अभी मैं आपको बताता हूँ डेट देके, तो दिसंबर 20 से अगस्त 21 तक 2 इनके कमांडर चेंज हो गए। और क्यों चेंज हो गए? क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, उसको उन्होंने वो उस प्रेशर को, उस घटनाक्रम को, जो उसको दिल दहला देने वाली जो बताई गई उनको चीजें, वो झेल ही नहीं पाए। उनके कमांडर, वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर्स, ठीक है, उसमें से एक की तो जाने के बाद डेथ हो गई या उनको मार दिया गया चीनियों, जो, क्योंकि ये मार देते हैं वहां पे अगर आप उनकी कसौटी में खड़े नहीं उतरे हैं। तो उनके जो कमांडर थे यांग शुडोंग, उनको वो जाके 4 महीने के अंदर अंदर कहा कि ये मर गए, कैंसर एंड आउट। हाँ, कैंसर है ना, ठीक है। उसके बाद जो आए थे शू किलिंग, वो भी, उन्होंने भी नमस्ते की, उन्होंने कहा भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। और मजे की बात यह है कि 205 चीनी जवानों की हालत इतनी खराब हो गई इस घटना के बाद कि वो साइकोलॉजिकली उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। चीन ने, भारत ने इमीडिएटली डिक्लेयर किया कि हमारे 20 जवानों ने इसमें वीर गति प्राप्त की है, लेकिन चीन ने क्यों नहीं बताया? ये हर आदमी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्यों नहीं बताया। तो मैं बताता हूं, अभी 56 जो चीनी जवान थे उनकी तो वहीं पे मृत्यु हो गई थी, और बाकी बचे 55 जो कि हॉस्पिटल में दम तोड़ के मरे क्योंकि उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो टोटल मेरे असेसमेंट के हिसाब से, ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि 111 चीनी जो थे ये वहां पे मरे हैं। तो जो इनके जो ओरिजिनल कर्नल जो थे, जो सीओ थे वहां पे, और वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे भाई, उनकी सिर पे बहुत भयंकर, उसके बाद वो अनफिट हो गए, वो कमांड नहीं कर पाए उस जगह, ठीक है। तो ये था इनका नाम। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नंबर कहाँ से आए, ये 55, 56, 43, 100, 111, है ना, इस तरह के नंबर फ्लोट कर रहे थे। बाद में बचे केवल 4, ठीक है। तो 4 बचे, और वो भी 8 महीने के बाद बताए गए। तो हाँ। मजे की बात है कि 8 महीने तक आप क्या कर रहे थे? फरवरी 21 में बताए गए, तो 8 महीने तक सोच रहे थे आप, काउंटिंग कर रहे थे। तो इसमें बताता हूँ, एक तो सबसे मजेदार चीज ये है कि करीब कुछ एक बस की दुर्घटना दिखाई गई। हाँ। तो उसमें 41 के आसपास कुछ चीनी जवान जो थे, उनको कहा गया कि भाई ये इनकी मृत्यु हो गई है इस बस दुर्घटना में। अच्छा। 41 थे कि कुछ और ज्यादा थे, ठीक है। तो अब आपको काउंट तो करना ही है ना, अकाउंटेबिलिटी तो है ही है, आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। और बाकी उन्होंने कहाँ पे मारे, मुझे नहीं पता है किस और दुर्घटना में और किस चीज में मारे। अगर आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी इनकी एक सिमेट्री टाइप की दिखाते थे, कई जगह कई बार फोटो आई है उसकी, उसमें 100+ उसमें भी इनकी जो है कब्र हैं, और इनकी वो सिमेट्री में। तो दैट कंफर्म्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक हैं जियानली यांग। जियानली यांग जो हैं ये यूएसए में ये प्रेसिडेंट हैं सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना, ठीक है। ये एक जिस तरह से शी जिनपिंग एक प्रिंसलिंग कहलाते हैं, एक राजकुमार कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो पिता थे वो उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ मिलकर लड़ाई की थी। तो इस तरह से ही ये जो सज्जन है, ये जो पर्सन है जियानली यांग, ये भी बहुत बड़ी फैमिली चाइना से रिश्ता रखते हैं, और ये निकल लिए थे, यूएस भाग गए थे क्योंकि इनकी जान को कुछ खतरा था। तो इन्होंने भी अपने सूत्रों से बताया कि 100 से ऊपर जो है चीनी जवान जो हैं मरे हैं। इसके अलावा तास ने बताया कि 43 हैं, फिर वो अमेरिकन भी बताया कि 35 हैं। फिर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर था, उसका नाम था दी क्लैक्सॉन, उन्होंने बताया कि कुछ 45 मरे हैं।
तो ये जो इन्होंने बताया, ये सब इनका एस्टिमेट जो था केवल घटना के समय, जो गलवान वैली में जो घटना हुई थी उस समय का इनका एस्टिमेट है। इनको किसी को नहीं पता था कि पीछे हॉस्पिटल में जाके कितने लोग मरे। Correct. और सबसे बढ़िया था जो था वो था जाओ लिजियान, ओके, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। जब उनसे ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने ब्रीफिंग में ऐसा समा बांधा, पूरी घटना ऐसे बताई जैसे वो वहीं खड़े हुए थे। लेकिन जब उससे पूछा कि कितने चीनी मारे, कहता ये मुझे नहीं पता है। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि उनको ये यही भूल गए, बाकी सब कुछ पता था उनको। ठीक है, कि कौन कैसे कहां से आया, ये हमारे एरिया में कैसे घुस गए, सब डिटेल्स थी। तो ऐसे शर्मनाक बिहेवियर के बाद ऑब्वियसली आप अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे, तो ऐसे ही छुपाएंगे, अपना कह देंगे भाई हमें नहीं पता। तो एक इसके बाद एक और है वहां के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है च्यू शिंग, ओके। और इनके कुछ 2.5 लाख 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं वहां के सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे इससे मेरे को भी पता लगा, मेरे को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो आपने 4 लोग बताए हैं कि ये मर गए हैं, तो ये तो रेस्क्यू टीम वाले थे, ये तो सोल्जर्स जो फाइट करने गए थे वो तो ये थे नहीं। तो इसका मतलब है कि जो रेस्क्यू टीम वाले गए थे वो भी मरे हैं, और आपने इनका नाम ले लिया है। तो जो पहले मरे थे जिनको रेस्क्यू करने गए थे वो कहाँ गए, उनका क्या नाम है? रेस्क्यू करने गए तो थे उनके तभी पास तो कोई आंसर नहीं था। करेक्ट। हाँ रेस्क्यू की कोई नीड थी तभी तो ये हाँ। टीम गई थी। तो तो वो कहते भाई आपने बाकी जो ये तो रेस्क्यू टीम थी, तो बाकी लोग कहाँ गए जो जो मर गए थे एक्चुअली में, जिनको रेस्क्यू करने गए थे ये लोग? अब चीनी के पास कोई जवाब तो था नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के पास। तो इन्होंने क्या किया कि इनको और 5 और लोगों को जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन रेज किए थे पकड़ के जेल में डाल दिया। और अब ये बेचारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं, जिन्होंने एक बड़ा ही सही सवाल पूछा था, बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा था, वो बेचारे जेल में इस समय सड़ रहे हैं बेचारे वहां पे। तो वहां पे आप मुंह नहीं खोल सकते, कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। और सबसे मजे की चीज है कि 4 जो जिन्होंने जवान जो अपने दिखाए मरे हुए, उसके बाद उनकी एक डायरी होती है, ओके। हर एक के पास एक डायरी होती है, उसमें ऐसे फिलोसफिकल नोट्स लिखे हुए थे उन्होंने, कोट्स, जो इनके बाद इनकी एक्चुअली फोटो भी रिलीज की गई थी। और उसमें वो जो थे वो कोट्स जो उनकी डायरी से निकाल के और वहां पे इनके सामने डाले गए थे कि मैं अपने देश से कैसे प्रेम करता हूं, तो मैं उसके लिए अपने अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। और इस तरह के बड़े सारे डायलॉग्स, जो कि मैं भी एक उनको सोल्जर से फिलोसफर बना दिया इन्होंने। और ये कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत पुरानी आदत है। तो होता क्या है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के पास कोई आंसर नहीं होता है किसी चीज का, तो ये एक इस तरह की कहानी को जो है ये करते हैं। तो इन्होंने इसमें भी ऐसे ही कहानी एक बनाई, एक स्टोरी बनाई, और पूरा जाल बिछाया कि जो इनके सिटीजन्स हैं वो कन्विंस हो जाओगे, बाहर वाले तो कन्विंस होने वाला नहीं है क्योंकि वो सुनेगा नहीं इनकी। तो ये इन्होंने अपने सिटीजन के कंजम्पशन के लिए ये एक कहानी बनाई। और ये माओ ने भी की थी, जब उन्होंने एक मैन मेड क्रिएटेड फेमिन हुआ था, तो एक उन्होंने वहां पे एक फिक्टिशियस सा फिगर एक क्रिएट कर दिया था। उसका नाम था लेई फेंग, ओके। नाउ लेई फेंग जो थे एक सोल्जर तो थे, लेकिन मतलब एक ही वाज अ ड्राइवर एक्चुअली स्पीकिंग। तो पीएलए में एक ड्राइवर था लेई फेंग। तो अब उन्होंने उसका कुछ फोटो वोटो लिए कि लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के ले फिंग जो है अपनी डायरी लिख रहा है। फिर उसको मतलब बेसिकली सब कुछ स्टूडियो में ही हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी यूनिट में बैठ के वो रात भर डायरी लिखता है और इस तरह के स्लोगन्स लिखता है कि देशभक्ति के, और उसके अंदर बड़ी देशभक्ति का जज्बा है। और जब उसकी ये डायरी और ये फोटोग्राफ्स और ये सब कंप्लीट हो गए, तो एक दिन लेइफिंग साहब जा रहे थे रोड पे, तो उनके ऊपर एक लैंप पोस्ट गिरा और वो मर गए। तो
अब लोग कहते हैं कि उनको मार दिया गया क्योंकि उनको अमर करना था। तो जब उनको अमर कर दिया गया उसके बाद उनकी डायरी डिस्कवर हुई और फिर ये फोटोग्राफ्स डिस्कवर हुए और फिर उसके पोस्टर बनाए गए और फिर उसकी डायरी में जो कि फिक्टिशियस कोट्स लिखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए थे, वो सब पब्लिसाइज किए। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान बटाना था, जो कि वहां पे फेमिन आ गया था जिसके चक्कर में मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइंग। सेम थिंग हैपेंड हियर। नाउ चीन ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको नंबर नहीं बताते थे, उन्होंने कहा कि थोड़े समय बाद बताएंगे, और करते करते 8 महीने निकल गए। अब आ रहा था इनका चाइनीज न्यू ईयर। तो चाइनीज न्यू ईयर में इन्होंने इनको डर था क्योंकि उस समय वहां पे काफी फूड शॉर्टेज, अगर आपको ध्यान हो तो फूड शॉर्टेजेस चल रही थी, अभी भी फूड शॉर्टेज है चाइना में। ठीक है। तो एक उन्होंने मुहिम चलाई थी N-1, मतलब कि, और एंड क्लीन प्लेट, दो मुहिम चलाई थी ये शी जिनपिंग ने। मतलब कि जितना भी खाना आपकी प्लेट में आता है उसको आप खत्म कर दीजिए। और दूसरा था कि अगर 10 लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं तो आप केवल N-1, मतलब कि 9 लोगों का खाना मंगाइए और उसी में गुजारा करिए। तो ये घटनाक्रम चल रहा था वहां पे। तो अब इनको डर था कि ये न्यू ईयर, जो इनका चाइनीज न्यू ईयर होता है, इनका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उसी के दौरान इन्होंने ये कोविड भी फैलाया था, पूरी दुनिया को दिया, गिफ्ट किया था। तो ये उस समय ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कोई घटनाक्रम हो जिससे कि वहां पे पब्लिक जो है वो नाराज हो। प्लस वैसे ही इनका काफी कुछ जो प्रॉब्लम चल रही थी, लॉट ऑफ कंपनीज वर शटिंग डाउन और शिफ्टिंग टू दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रही थी, अमेरिकन कंपनीज एंड यूरोपियन कंपनीज। तो काफी ज्यादा वहां पे उथल पुथल चल रही थी उस समय। तो ये इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये नाम रिलीज किए कि अगेन एक देशभक्ति का जज्बा उभरे, और जो पूरे ये चाइनीज लोग हैं अपनी चीजों को भूल के इस पे ध्यान दें। तो ये एक, अगर मेरे को ये बताया किसी ने कि ये ऐसी एक इनकी थिंकिंग रही, और इसी लाइन पे इन्होंने ये ऐसा काम किया। तो ये अगर आप देख लीजिए कि 2020 दिसंबर से लेकर और सर अगस्त, आपका आवाज सॉरी, हाँ थोड़ा आवाज आपका दूर से आ रहा था थोड़ा। अच्छा ओके। तो मैं कह रहा था कि दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 तक इन्होंने 4 थिएटर कमांडर्स जो थे अपने चेंज किए, वेस्टर्न थिएटर कमांड के। ये अनहर्ड ऑफ है। ओके। तो टोटल जब से थिएटर कमांड बना है इन्होंने 7 चेंज किए वेस्टर्न थिएटर कमांड के, उसमें से 4 लेस देन 1 ईयर में चेंज हो। सो इट इज, दिस शोज कि इनके जो कमांडर्स थे वो नाकामयाब रहे थे अपनी साजिश में। दिस शोज कि शी जिनपिंग जो थे वो खुश नहीं था। वो उसने रिवॉर्ड किया, क्योंकि कि कोई भी देश वाला जो है बाहर वालों को दिखाने के लिए अपने सोल्जर्स को रिवॉर्ड करता है। तो उन्होंने भी रिवॉर्ड किया कि जैसे वो जो उनके कमांडर थे, क्या नाम था उनका, तो शी बाओ को उन्होंने वो विंटर ओलंपिक में वो टॉर्च लेके आए थे जब, अगर आपको याद हो तो उन्होंने फिर इंडिया ने भी उसका बहिष्कार किया था। तो जिनके जो थिएटर कमांडर थे उस समय के जाओची, इनको इन्होंने वाइस चेयरमैन बना दिया। इनकी एक कमेटी है, सेंट्रल कमेटी ऑफ सीसीपी फॉर फॉरेन अफेयर्स की, तो उसका इन्होंने इसको वाइस चेयरमैन बनाया। जो इनके शू किलिंग थे, जो कि बीमार हो गए थे, और तीसरे थिएटर कमांडर, दूसरे थिएटर कमांडर बीमार हो गए थे और तीसरे चेंज हो रहे थे दिसंबर 2020 के बाद, उनको भी इन्होंने बड़ा प्रमोट करके और आगे कुछ कुछ जिम्मेदारियां दे दी थी। लेकिन मेन चीज हमें देखनी यह है इसमें कि एक थे वहां के जो ग्राउंड फोर्स कमांडर थे, जिनका नाम है ही वेडोंग। ओके। ये डोकलम से भी इन्होंने अपना इनका चला था कार्यक्रम, शुरू हुआ था रादर 2017 में जो डोकलम हुआ था, और 2020 में गलवान। दोनों समय में ये वहां के ग्राउंड फोर्स कमांडर थे। हाँ ठीक है। तो इनको जो है बहुत
ज्यादा, बहुत डबल प्रमोशन। ओके, जब जैसे बच्चे वो क्लास में 5th क्लास से सीधा 7th में जाते हैं, इसी तरह से इनको डबल प्रमोशन देते हुए इनको सीधा सीएमसी, जो इनकी मिलिट्री कमीशन है, ओके, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसका वाइस चेयरमैन बना दिया। अनहर्ड ऑफ है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, आप ये समझिए, क्योंकि इन्होंने 3 जो ऐसे कमांडर्स जो हैं वहां के जो कि वेस्टर्न थिएटर कमांडर और भारत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको इन्होंने प्रमोट किया है। तो अभी इस समय 2 जो सीनियर वाइस चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन ही वेडांग, ये दोनों जो हैं इस समय ये भारत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें जो इनकी जो 6 मेंबर की कमेटी और शी जिनपिंग जिसके चेयरमैन है, इसमें से 2 जो लोग हैं इनको वियतनाम वॉर का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट इनके बाद 2 ही जनरल हैं जिनको वॉर का एक्सपीरियंस है, अदरवाइज इनको कोई वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम सोच रहे हैं कि केवल ताइवान के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये ताइवान के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये भारत के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो जितने आप अगर जो इंडिया में जो इनके एम्बेसडर थे, राजदूत जो थे, वो वापस गए हैं अभी। उनका क्या नाम था, सुन, फॉरगेटिंग हिज नेम, सुन क्या था, सुन समथिंग ना। इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया है तो सर, हाँ, फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, तो उनको डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। So he also got a promotion, and these 3 commanders have been looked after and promoted. जो वहाँ के जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, he was given honor, and so not only projection but the preparation. जो वो विंटर ओलंपिक में तो प्रोजेक्शन था, there was nothing beyond that, लेकिन प्रिपरेशन इज ऑन। तो एक बार भारत ने गलती की है कि 2020 में इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। आफ्टर द एब्रोगेशन के बाद इनको कंटिन्यूसली ध्यान रखना चाहिए था कि 19 एंड से लेकर 20 में क्या चल रहा है चाइना के ऊपर। लेकिन इस बार बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार पूरे तरीके से ध्यान रखना है हमें, अदरवाइज क्योंकि हम फिर ये गलती कर सकते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग, सो वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर। मजे की चीज ये है कि काफी समय के बाद इन्होंने अपने ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में कोई भी एयरफोर्स वाला नहीं रखा है। केवल आर्मी के 4, एक नेवी और एक इनके रॉकेट फोर्स के जनरल है। तो ये पूरे हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, दे मस्ट एनालाइज दिस कि ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि कुछ ठीक नहीं है अभी। बाय द वे, इट इज नॉट ओके। हमने 17 और क्या कितनी उनके साथ मीटिंग कर ली है। दे आर नॉट डिपेंडेबल, they are unethical, they have no moral compass। ये आपको कुछ कहेंगे और कुछ भी करेंगे, ये इनकी फितरत है। तो ये हमारे जो विदेश मंत्रालय है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, दे ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कर क्या रहे हैं और क्या। और अब जो नए एम्बेसडर आएंगे उससे भी बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा कि आगे क्या तैयारी चल रही है, आगे क्या नहीं। सो ये हाँ, सो ये मोटा मोटा जो मैंने आपको घटनाक्रम बताया। एंड इसके अलावा आप बताइए, अगर कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नहीं सर, आई मीन ये तो आपने पूरा बहुत डिटेल में बताया, विच इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट नो। आई मीन बहुत लोगों के बहुत ये छोटी छोटी स्टोरीज ऑल्दो बाहर निकली हैं, बट इतनी डिटेल में नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर एनालिसिस या क्या एग्जैक्टली हुआ था, किसी को कुछ आइडिया हो वहां पर क्या गेम थी। बट आई थिंक आपने बहुत डिटेल में बताया है। और इसका ही मेन इंडिया में एक चीज ये हम लोग आई थिंक भूल जाते हैं कि ये स्टोरी से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है कि आगे कुछ करना है।
So as a matter of fact, सो इनफैक्ट जैसे मेरा आर्टिकल जब पब्लिश हुआ उसके बाद कितने लोगों ने कहा था कि ये आर्टिकल जो है हमारे टेक्स्ट बुक में आना चाहिए। मेरे को बहुत हजारों मैसेजेस आए कि ये टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, हिंदी में गलवान के बलवान, एंड इंग्लिश में द वेलर ऑफ गलवान, एंड सो मे बी यस, व्हाई नॉट। अगर कोई इस वीडियो को हमारी मिनिस्ट्री में कोई देख रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, और इसका पूरे भारत के बच्चों को और जवानों को, सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी तरीके से कि कैसे। आप ये देखिए, जब आप यहाँ पे आराम से अपने घर में टीवी के सामने बैठे हुए थे और घटनाक्रम देख रहे थे, वहां पे कैसे वो जवान जो थे अपनी फैमिली को भूल के, अपने बच्चों को, माँ बाप को, वाइफ को भूल के, और उन्होंने अपनी जान दी है। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस, नथिंग एल्स बट सेल्फलेस सर्विस। हालांकि मेरे को बहुत ही दुख होता है चीनी जवानों के मरने का, क्योंकि आप अगर सोचें तो एक एक चीनी जवान के ऊपर 6-6 सीनियर सिटीजन का बोझ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक वन चाइल्ड पॉलिसी रही है काफी समय से। तो एक दादा दादी का जोड़ा, एक नाना नानी का जोड़ा, और उसके नीचे उनकी बच्चे, और उनसे बना ये एक लड़का या लड़की जो कि आगे जाके कहीं सर्विस ज्वाइन करता है, और इसमें से कुछ ने पीएलए को ज्वाइन किया। तो दे शुड कम आउट इन लार्ज नंबर्स। इफ इट इज 111 सोल्जर्स यहाँ पे मरे हैं, और कितनी और जगहों पे मरते रहते हैं जिनको कोई ऑनर नहीं देती है चाइनीज गवर्नमेंट, तो ये 600, 700, 800 पेरेंट्स जो हैं, इनको सड़कों पे आना चाहिए। क्या डरे हुए हैं ये इतने? इनको वहां पे उनके नारे लगाने चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि चीन में प्रदर्शन नहीं होते, बहुत बड़े प्रदर्शन होते हैं। ऑब्वियसली भारत में और दूसरे कंट्रीज में उसको दिखाया नहीं जाता, वो अलग चीज है, क्योंकि न्यूज बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन हर साल लाखों की संख्या में वहां पे प्रदर्शन होते हैं। उसमें चाहे वो उनके बैंक में से पैसा ना निकाल पा रहे हो, चाहे वो उनके लोकल जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ, या तो इसके खिलाफ भी निकालिए आप, और हो सकता है निकाला हो, हमें पता ना। आई नो सर, Yes. कोई भरोसा नहीं है इनका। दैट इज द होल चैलेंज। वही है ना सर, जैसे हमारे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत चाइना को पढ़ते हैं, हमको चैलेंज हाँ यही जी। पड़ता है कि एग्जैक्टली यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, और जो भी हम करते हैं इट इज ऑल यू नो, इट इज जस्ट द एनालिसिस। जो आप जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आप अपना आगे जोड़ के अपना एनालिसिस, कि इन्होंने 5% कहा है तो इसका 20% या 30% होगा, और क्या क्या हुआ है, तो इसमें काफी कुछ इमेजिनेशन भी हो जाती है कई बार, और कुछ एनालिसिस भी हो जाता है कई बार। जी, और कोई इनका भरोसा नहीं होता कि वो ये जान के फिगर्स फीड करते हैं आगे। तो उसका भी कोई पता नहीं होता। इट इज बिकॉज दे आर रूथलेस। हाँ, इन्होंने अगर अपने 2.5 मिलियन लोगों को कोविड में मार दिया, जिनका पता अमेरिकन इंटेलिजेंस से पता लगा, क्योंकि और एकदम से 2.5 मिलियन फोन जो थे एकदम से स्विच ऑफ हो गए वहां पे चीन में। तो उसका उनको दुख नहीं हुआ, तो 111 तो क्या नंबर है, कुछ भी कोई दुख नहीं हुआ। करेक्ट सर, उनके लिए हर चीज अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ये 111 लोगों का नाम 4 में कन्वर्ट करके, और उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। 8 महीने बाद जब उनको पता लगा कि अभी बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है, और ये चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, और खाने की कमी है, लोग 20%, 20% अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर दैट टाइम। ओके, फैक्ट्रीज बंद थी। तो जो उनके फिगर्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स, इतने कुक होने के बाद भी वो दिखा रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि कि रियलिटी क्या होगी अगर उनके नंबर्स इतने घटिया होने के बाद भी वो बता रहे हैं हमें। जी, एब्सोल्युटली सर, देयर इज नो सो क्वेश्चन। आई मीन इट्स अ मेरा कंट्री। जो बस इस होल टॉक का जो एक एनालिसिस, एक तो मैं ये करूंगा, और निचोड़ जो इसका ये बताऊंगा, सारांश की भाई, एक तो इनकी जो इनका जो वैलर है, जो इनकी बहादुरी का ये एक काम है इन्होंने किया, अपने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, इसको पूरे देश के सामने आना चाहिए। इसको नोटबुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में
सब जगह इसको आना चाहिए और सालों साल तक आना चाहिए। अगर हम आजादी की लड़ाई के बारे में अभी तक बात करते हैं तो इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए। दूसरा जो है कि हमारी जो तैयारी है, अब हमें सोते नहीं रहना है और भी सजग होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि चीनी जो है वो डिपेंडेबल है, चीनी जो है वो एथिकल है, चीनी जो है उसके अंदर एक मॉरल कंपस है। वो ये कोई भी चीजें नहीं है उसमें। हम्म अगर आप ये सोच के चलेंगे तो हम इस तरह का झटका हमें नहीं लगेगा जो कि हमें 2020 में लगा था। इंडीड सर, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह इसको समराइज किया है, बिकॉज हमारा जो, हम लोग बहुत ट्रस्टिंग लोग हैं बाय नेचर, हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई बोल देता है अच्छा भाई सॉरी या गलती होगी, या हम भूल जाते, चल कोई बात नहीं यार, यू नो। या नहीं नहीं, हमारे तो ऐसा नहीं चले कि अगर दूसरे की गलती है फिर भी हम कह देते हैं कि यार सॉरी हमारी मेरी गलती होगी शायद। हाँ यार चल यू नो ठीक है, दैट कोई बात इज नहीं, व्हाट अगली हाउ बारी वी आर मत मेड। करियो, अगली बारी मत हाँ, करना, ठीक है, और अगली सॉरी। बार। सो ये हमारी बड़ी एक खामी है, देयर इज नो हाँ, क्वेश्चन, एंड लॉट तो ऑफ पीपल। दैट दैट डजंट वर्क टुडे। आज के समय में ये फॉरगेट एंड मूव ऑन नहीं चल सकता, क्योंकि आप जैसे ही फॉरगेट, अब ये हिस्ट्री ने हमें बताया कि पृथ्वीराज चौहान से ही हमें पता लगता रहा कि आप फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड फॉरगिविंग नेचर, नो, बिकॉज that person is going to come back and he will have no moral compass. He will come and hit you. He will not say कि अरे इसने मेरी तो जान बचाई थी। तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कहीं पे भी ढील दें, बल्कि दुगने जोश के साथ, दुगने जज्बे के साथ आप तैयारी करें। और बिल्कुल भी स्पेशली चीन के खिलाफ तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, इस समय तैयारी वहां पे केवल दो एरियाज में चल रही है। ताइवान, क्योंकि ये क्योंकि उन्होंने एक वहां के जो थिएटर कमांडर थे, ईस्टर्न थिएटर कमांडर, उनको लिया है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, और इन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड के ग्राउंड फोर्स कमांडर को लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपके इस चैनल के द्वारा, कि ये छोटी मोटी बात नहीं, तो ये तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। और हमें तैयारी 1990 वाली नहीं करनी है, 1971 वाली नहीं करनी है, हमें मॉडर्न वॉर की तैयारी करनी है। और आई एम वेरी हैप्पी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो ये ऑल ऑफ सडन दे हैव ओपन द फ्लड गेट्स। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इट इज गिविंग ऑसम रिजल्ट्स। सो क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये आपको प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, और उनमें जहाँ पर जो यंग ब्लड बिल्कुल आ रहा है पढ़ाई करके और उनके पास नए आइडियाज हैं, दे ओनली कैन इम्प्लीमेंट, यू कांट टीच ओल्ड मंकी न्यू ट्रिक्स। तो we have to fight a modern war, not जी the today's war with yesterday's technology. No, it's हाँ it's जी हाँ जी it's we gonna be, and in fact आज ही मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, नेवी के सर। ऊपर, और नेवी के UUVs एंड USVs, जो कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स के ऊपर लिखा है, जो कि अभी आज ही पब्लिश हुआ है। और सून मेरा आने वाला है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि अगर हम कह दें, कह रहे नहीं नहीं चाइना तो बकवास है, चाइना तो कुछ भी नहीं है, तो उससे नहीं चलेगा। हमें उनके ऊपर कड़ी नजर रखनी है, वो क्या हम्म तैयारियां कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट बना रहे हैं, और उससे आगे दो कदम आगे बढ़ के हमारे को तैयारी करनी है। दैट इज व्हाट आई फील। इंडीड इंडीड सर। सर थैंक यू सो मच, आपने आई मीन ये जो स्टोरी सुनाई है, इट्स समथिंग व्हिच विल लास्ट फॉर एवर, बिकॉज डेफ टॉक्स के ऊपर मैंने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया था जिस कॉल्ड सोल्जर स्पीक्स, जिसके अंदर ये जो ओके स्टोरीज हैं ओके, दैट वेरी बी नाइस। टोल्ड। तो मेरा पहला एपिसोड हुआ था जनरल विनोद भाटिया के साथ, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। सो आई वांट ओके, दीज स्टोरीज टू बी टोल्ड सर, बिकॉज ये जो स्टोरीज हैं थोड़े टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं। एंड इफ भूल देयर आर जाते हैं, यस। वीडियोस मेड ऑफ कोर्स गलवान तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जो या छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी हैं उनके बारे में भी आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली कोलेट इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विद द पीपल जिसके साथ वो इंसिडेंट्स हुए थे या जिनको उनके बारे में पता है,
कि वो बताएं, so that these remain timeless sir. आज हम हैं नहीं हैं, but ये stories तो रहेंगी. Absolutely, So absolutely, absolutely. हमारे को थोड़ी सी एटलीस्ट इंडिया में एक बड़ी गंदी सेइंग है कि यार हिस्ट्री तो इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, बट अभी रियलाइज हो रहा है कि बिना हिस्ट्री के हमारा आज का प्रेजेंट बड़ा खराब है. सो मेरा Absolutely, absolutely. Yes, you're very well मेरा said that. वो है सर कि हमारे जो the soldiers that have given their lives for our country, if nothing else, least we should remember them and know what they've done. That's all sir. Absolutely. So thank you so much. आपने उसके ऊपर इतना रिसर्च करा and you've put out this thing. Of course, sir, stories और हो, please let me know. I'd love to cover them on Dev Talks. Yeah. So that we can नहीं, keep them पक्का करेंगे. और time in memoriam. आपका sir. प्लेटफॉर्म जो है बहुत आगे जा रहा है और बहुत रीच हो गई है. इनफैक्ट मेरे पास फॉरवर्ड आते रहते हैं आपके वीडियोस के और ये सब के अलग अलग डायरेक्शन से. सो दैट प्रूव्स कि you are going places and your channel is going places. So surely we will continue to talk. And मेरा जो मेन जो एम है, थीम है, वो चाइना ही है. और चाइना भारत ज्यादा रहता है मेरा. तो वी विल कंटिन्यू टू टॉक. इसके बारे में और बात करेंगे कि चाइना सोच क्या रहा है, क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है और क्यों करेगा वो. और कई बार इनफैक्ट कई जो मेरी थोड़ी सी भविष्यवाणी कह लीजिए, वो सही भी हुई है कि कब होगा ये. ओके, जैसे कि रशिया कब यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, ये मैंने एक ट्वीट के द्वारा जनता को बताया था और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ. तो दैट इज हाउ, वेल, इट कैन गो ऑलवेज रॉन्ग, यू आर एनालाइजिंग, बट कुछ बातें ठीक हो जाती. जी जी जी. Right sir, till next time sir, for another story and another incident on another day. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. Bye bye.